बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लोकसभा में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर घोटालों की बात आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार भारत को विकास के रास्ते पर ले जा रही है, जबकि विपक्ष गलत आरोप लगाने में जुटा हुआ है। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था और क्या मामा जी की सेवा की गई। सर, भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर कि बाकी तो चीजें इन्वेस्टिगेशन में थी सर, बाकी चीजें कोर्ट की कार्रवाई हुई सर, लेकिन मामा जी को दो अस्त्रों पर सहयोग किया गया सर, मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर। ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं, अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना मिलना जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। मैं बोल रहा हूं, जिवारी से बोल रहा हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल कल राहुल गांधी ने अडानी की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए थे। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के नेता भी अपनी संपत्ति देखें कि 2014 में इनके नेता की कितनी संपत्ति थी और आज कितनी है। बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है। ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति ये देखें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं। ये देखें कि उनकी संपत्ति स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। और AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इंदिरा गांधी की राह पर चल रही है। अक़लियतों को मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसर इक़्तिदार जमात की एक MP साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इक़्तिदार जमात के एक MP ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसर इक़्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। अडानी मुद्दे पर विपक्ष हर तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं JPC गठन की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया, जबकि TMC ने अडानी मुद्दे पर LIC दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। आज लोकसभा में PM मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब भी देंगे। संसद में अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने में लगा है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार दलितों के घर खाना खाने का दिखावा करती है। उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज सूर्यप्रकाश के मकान में खाना खाया। वहीं आज विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का कहना था कि अडानी मामले को लेकर JPC का गठन किया जाए। इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है, लेकिन और दूसरी शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, दूसरे सांसद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
संसद के बजट सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में हंगामा जारी है। टीएमसी के सांसदों ने LIC दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर अपनी राय जनता के सामने रखे। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। कल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की विवादित बातों के बाद बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। जबकि महुआ मोइत्रा अपने बयान पर कायम हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही, इसलिए माफी क्यों मांगी। संसद में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा जारी है और हंगामे के बीच टीएमसी सांसद पर लोकसभा के अंदर अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। अपने ऊपर लगे आरोप पर बोलते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हमें बीजेपी से नहीं सीखना है कि संसद में कैसा व्यवहार करना है। बीजेपी से हमको अभी पार्लियामेंट्री एटिकेट नहीं सीखना है। हम जो बोला एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, एप्पल को हम संतरा नहीं बोलते, हम वो आदमी नहीं है। वहीं महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हमला बोला है। हेमा मालिनी ने कहा कि भावनाओं में आकर किसी को ज्यादा नहीं बोला जाना चाहिए। अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है सबको। कल लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अडानी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। महुआ ने अपना भाषण खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सदस्य महुआ की तरफ से माफी की मांग पर अड़ गए। इसके बाद से ही बीजेपी महुआ पर हमलावर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के भाषण पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। निशिकांत दुबे के मुताबिक राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में बगैर किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जारी रहने वाली है। केंद्रीय बजट 2023-2024 पर आम चर्चा भी दोनों सदनों में सूचीबद्ध है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में बगैर किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। उनके आरोप गलत, भटकाने वाले थे। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की मांग की है। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाया था। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप मामले में पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली के छावला में गैंगरेप को अंजाम दिया गया था और इस वारदात के दोषियों को बरी कर दिया गया था। इसके बाद से ही पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं थे। दिल्ली के छावला इलाके में एक लड़की से गैंगरेप कर उसकी हत्या करने के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। पिछले साल 9 नवंबर को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पुलिस की जांच और ट्रायल पर सवाल उठाया था और संदेह का लाभ देते हुए दोषियों को बरी कर दिया गया था, जिससे पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं थी और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार अर्जी दायर की है। आज दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट से बरी किए जाने के बाद एक आरोपी ने ऑटो ड्राइवर की गला रेत कर हत्या कर दी। ये आदतन अपराधी है। हम ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जल्द नई बेंच का गठन करेंगे। दरअसल 9 फरवरी 2012 को अनामिका नाम की लड़की अपने घर जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ हैवानियत की थी। पीएम मोदी अक्सर पर्यावरण की रक्षा का संदेश देते हुए नजर आते हैं। कभी वो समंदर से कचरा उठाते दिखते हैं तो कभी वेस्ट से बेस्ट बनाने की बात करते हैं। और आज भी पीएम मोदी संसद में प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल कर बनाई गई एक जैकेट पहने नजर आए। इसे इंडियन ऑयल ने गिफ्ट किया है। संसद में पीएम मोदी आज कुछ खास तरह की जैकेट पहने हुए नजर आए। दरअसल इंडियन ऑयल ने इंडिया एनर्जी वीक के दौरान कुछ खास शुरुआत की है। कंपनी ने पीएम मोदी को प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल कर बनाई गई एक जैकेट गिफ्ट की है। कंपनी ने पेट्रोल पंप एवं एलपीजी एजेंसी पर तैनात अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी वर्दी बनाने की योजना बनाई है। इसे अनबोटल्ड इनिशिएटिव नाम दिया गया है।
इसी जैकेट को पहनकर पीएम मोदी संसद में बैठे हुए थे। आईओसी ने पीएम मोदी को जो जैकेट भेंट की है उसके लिए कपड़ा तमिलनाडु के करूर कंपनी ने बनाया है। इंडियन ऑयल ने गुजरात में ये जैकेट तैयार करवाई है। कंपनी का कहना है कि इस तरह की जैकेट को बनाने में औसतन 15 बोतल्स का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की योजना हर साल 10 करोड़ पीईटी बोतलों का रिसाइकिल करने की है। इससे पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलेगी। एक यूनिफॉर्म को बनाने में कुल 28 बोतल को रिसाइकिल किया जाता है। पीएम मोदी ने आईओसी की इस पहल की तारीफ की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय क्षेत्र में ड्रोन भेजने की कोशिश की है, जिसे बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया है। लौटते वक्त पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया, जो पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिर गया। पाकिस्तान अपनी घुसपैठ की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। पाक की तरफ से पंजाब के तरन में एक बार फिर ड्रोन भेजा गया है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारतीय क्षेत्र में ड्रोन दाखिल हुआ और बीएसएफ के जवानों द्वारा फायरिंग करने पर वापस लौट गया। ये ड्रोन देर रात अमृतसर सेक्टर में तैनात बीएसएफ की 71 बटालियन की पोस्ट बाबा पीर की तरफ से दाखिल हुआ था। इस ड्रोन को देखते ही भारतीय जवानों ने फायरिंग की तो वह वापस चला गया और पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिर गया। जवानों ने घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। इससे पहले सीमावर्ती राज्य पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन देखे जाते रहे हैं। 2 दिन पहले यानी 5 फरवरी को पंजाब के फाजिल्का में भी भारतीय सीमा के पास हेरोइन के 3 पैकेट फेंककर ड्रोन पाकिस्तान वापस लौट रहा था। वहीं पंजाब के तरन में ही पिछले महीने 15 जनवरी को बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ा था। ये ड्रोन दुश्मनों द्वारा कई बार जासूसी या ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भूख से बेहाल और कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक बार फिर कश्मीर की याद सताने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। इमरान खान ने कहा है कि भारत से रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब पीएम मोदी कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करेंगे। एक एक रोटी के लिए तरस रहे पाकिस्तान में लोग बेहाल हैं। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन पाकिस्तान के नेता मस्त हैं। उन्हें भुखमरी के इस दौर में भी कश्मीर ही याद आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने कहा कि भारत से रिश्ते तभी आगे बढ़ेंगे जब पीएम मोदी कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करेंगे। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम 7वें आसमान पर हैं। आटे के लिए मारामारी मची हुई है। कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। मिल भी रहे हैं तो कड़ी शर्तों पर। लेकिन कश्मीर एक ऐसा बहाना है जिसको लेकर आम जनता को पाकिस्तान के नेता हमेशा ही गुमराह करते आए हैं। पाकिस्तान में खराब कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इमरान खान ने अपने बयान में भारत की तारीफ भी की। उन्होंने अपने देश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि भारत आज तरक्की कर रहा है क्योंकि वहाँ कानून का राज है। तुर्की में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अब तक भूकंप के 7 झटके आ चुके हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकाले जाने का काम लगातार चल रहा है और अब तक तुर्की और सीरिया में 8,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तुर्की और सीरिया में 24 घंटे में आए 7 भूकंप के झटकों ने जिस कदर कहर मचाया है, इसकी तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। तो वहीं तबाही के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ बचाव कर्मियों ने मलबे से भूकंप के 24 घंटे बाद एक बच्चे को सुरक्षित निकाला। ये बच्चा सोया हुआ था। जब रेस्क्यू कर्मचारियों ने बच्चे को उठाया तो उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। भूकंप में हजारों इमारतें, स्कूल, घर जमींदोज हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। जिन लोगों की जान बच गई है उनके लिए माल्टिया में टेंट सिटी बनाई गई है। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तुर्की में पहुंच चुकी है। तुर्की के 10 शहर ऐसे हैं जो बुरी तरह से भूकंप से प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। स्कैंड्रन शहर में एक बड़ा अस्पताल खुद ही मलबे में तब्दील हो गया। जो अस्पताल 2 दिन पहले तक मरीजों का इलाज करता था, वही मरीजों का कब्रगाह बन गया। तुर्की सीरिया में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 8,500 से पार पहुंच गई है। तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले भारत ने ही मदद का हाथ बढ़ाया है। मेडिकल टीम से लेकर राहत सामग्री तुर्की भेजी जा चुकी है। वायुसेना के विमान के जरिए तुरंत सप्लाई भेजने का काम किया जा रहा है। तुर्की में विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत की कोशिशें जारी हैं। भारत लगातार भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है।
भारत ने सबसे पहले सोमवार को एनडीआरएफ के 200 जवानों के साथ ट्रेन डॉग्स भेजे थे। इसके बाद भारतीय सेना ने 99 सदस्यीय एक मेडिकल टीम भेजी है। इस टीम में मेडिकल एक्सपर्ट हैं। साथ में 30 बिस्तर वाला फील्ड अस्पताल भी भेजा है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 45 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथ रवाना हुआ। इस टीम में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और सर्जन शामिल हैं। तुर्की में कई जगहों पर अब तक मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में भारत की ओर से भेजी गई मदद वहां के लोगों को राहत पहुंचा सकती है। सीरिया में फंसे लोगों की मदद के लिए C-130 विमान के जरिए भारतीय सेना ने मेडिकल सप्लाई भेजी है। 6 टन इमरजेंसी राहत सहायता लेकर वायुसेना का विमान सीरिया के लिए रवाना हो चुका है। सीरिया में भी तुर्की जैसी तबाही हुई है। यहाँ के हालात और बदतर हैं।